नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की राजनीति में हर रोज कुछ नई घटनाक्रम सामने आ रही है, होगी भी, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर आई है। आम आदमी पार्टी के जो उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष एसएस कलेर साहब हैं, उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। आम आदमी पार्टी ने 3 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए हैं। भूपेश उपाध्याय को कुमाऊं मंडल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। अनंतराम चौहान साहब को गढ़वाल मंडल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और प्रेम कुमार को तराई क्षेत्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति चुनाव को लेकर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। उन्होंने 3 डिवीजन तैयार किए हैं और उन 3 डिवीजन को 3 कार्यकारी अध्यक्ष दे दिए हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, फुल टाइम अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल खड़ा हो गया है आम आदमी पार्टी के भीतर और उन तमाम लोगों के मन में भी जो आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में एक तीसरी ताकत के रूप में देख रहे हैं। एसएस कलेर के जब इस्तीफे की घोषणा हुई तो एसएस कलेर साहब ने कहा कि वो खटीमा विधानसभा चुनाव में जाएंगे। खटीमा विधानसभा चुनाव का मतलब आप समझ रहे हैं। खटीमा का मतलब पुष्कर सिंह धामी। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र है खटीमा, और खटीमा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है अब एसएस कलेर साहब ने। कलेर साहब पार्टी की गतिविधियों को उत्तराखंड में आगे बढ़ाने में नाकाम रहे हैं। उनको जबरन हटाया गया है या उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। पार्टी की स्थायी रणनीति है कि खटीमा से एसएस कलेर साहब को चुनाव मैदान में उतारा जाए। ये सारी चीज़ों पर फैसला या इन सारी चीज़ों का खुलासा आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में हो सकता है। नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका खुलासा भी आम आदमी पार्टी हो सकता है बाद में करे, या कोई बड़ा चेहरा हो सकता है आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहा हो तो उसके लिए वो सीट खाली रखी गई है। क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया है तो प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है किसी हैवीवेट को लाने की तैयारी की जा रही हो। उत्तराखंड में इस समय वैसे भी काफी भागदौड़ मची हुई है। एक पार्टी को छोड़कर लोग दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन जिस आम आदमी पार्टी की चर्चा उत्तराखंड में हो रही है वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर लगातार उंगलियां उठा रही थी, कांग्रेस पर निशाना साध रही थी कि कांग्रेस ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने खुद 3 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की ही राह पर चल पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को अब आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का एक मौका मिल गया है। खैर, यह पार्टी का अंदरूनी मामला है तो देखना होगा कि पार्टी कैसे अपने इस फैसले को डिफेंड करती है। लेकिन अब सबसे रोचक तथ्य यह है कि खटीमा विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गई है। खटीमा विधानसभा सीट पुष्कर सिंह धामी की सीट है। उस सीट का हम आज थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। खटीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी 2012 में पहली बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे। पुष्कर सिंह धामी के 2012 में जो विधायक बनने की कहानी है उसको मैं आपके सामने आंकड़ों के जरिए रखने की कोशिश कर रहा हूं। 2012 में करीबन 91,000 वोटर थे खटीमा में। 75-76% के आसपास कुल वोट पड़े थे और 20,586 20,500 वोट पुष्कर सिंह धामी को या भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, जो कि कुल वोटों का करीब 29.9%, यानी मान लीजिए कि 30% के आसपास ये वोट पुष्कर सिंह धामी या भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। 2012 में बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी थी क्योंकि पहले बीसी खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद पोखरियाल साहब को हटा के बीसी खंडूड़ी साहब को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसी विकट, ऐसी विषम परिस्थितियों से पार्टी उस समय गुजर रही थी और पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे विधायक के रूप में चुनकर पहुंचे जो एंटी इनकम्बेंसी में भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। जो दूसरे नंबर पर थे देवेंद्र चंद, उनको 15,192 वोट मिले, यानी कुल मतों का 22% वोट कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस की सरकार 2012 में बनी थी और दोनों के बीच में जो जीत हार का अंतर है वो लगभग 5-5,500 के बीच में था। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि रमेश राणा जो इंडिपेंडेंट लड़े थे उनको 13,845, लगभग
14,000 के आसपास वोट उनको मिले थे। डॉक्टर जीसी पांडे बीएसपी से चुनाव लड़े थे, जिनको करीबन 9,500 के आसपास वोट मिले थे। और समाजवादी पार्टी के कुंवर जयवर्धन साहब ने चुनाव लड़ा था, जिनको 4,000 के आसपास वोट मिले थे। अब इन आंकड़ों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो बीजेपी को 20,586 वोट मिले थे, जो विनिंग कैंडिडेट था। और जो बाकी पार्टी थी मैदान में, उन तमाम लोगों को, चाहे वो निर्दलीय भी थे और चाहे वो दूसरी पार्टियां भी थी, उनको मिलाकर करीब 42,500 वोट मिले थे। यानी जितने वोटों से पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते थे, उससे लगभग 2 गुने वोट उनके खिलाफ पड़े थे। तो ये एक चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए थी। अब बात आते हैं 2017 में। 2017 में क्या हुआ उसका भी हम यहां पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, तस्वीर थोड़ा शीशे की तरह साफ हो जाएगी। 2017 में जो मतदाता थे वो बढ़कर 1,06,000 से ज्यादा हो गए थे। 36.9 यानी 37% के आसपास, आप मान लीजिए कि 37% के आसपास वोट पुष्कर सिंह धामी या बीजेपी को मिला था, और 29,000 के आसपास वोट बीजेपी को मिला था। याद रखिए 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर थी। खटीमा विधानसभा में करीबन 37% वोट मिले थे बीजेपी को, जबकि पूरे प्रदेश भर में 46.5% वोट मिले थे बीजेपी को। यानी खटीमा में वो जादू 47 या 46% तक नहीं पहुंचा था, सिर्फ 37% तक वो जादू रुक गया था। भुवन कापड़ी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे, युवा उम्मीदवार, बीजेपी के सामने युवा उम्मीदवार ही खड़ा किया था कांग्रेस ने भी, और 33% वोट भुवन कापड़ी ले गए थे। उनको करीबन 27,000 वोट मिले थे, और पुष्कर सिंह धामी और कापड़ी की जीत का अंतर लगभग 2 से 2,500 के बीच में ही था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि रमेश राणा जो बीएसपी से चुनाव लड़े थे, उनको 22% वोट मिले थे। करीबन 18,000 वोट बीएसपी ले गई थी। और इंडिपेंडेंट डॉक्टर ललित सिंह चुनाव लड़े थे, जिनको 4,500 वोट मिले थे। तो यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। जो आम आदमी पार्टी की नजर है वो भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दूसरी ऐसी पार्टियों के वोटों पर टिकी हुई है जो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जिस तरीके के वोट बैंक की आवश्यकता आम आदमी पार्टी को है, उस वोट बैंक को वो खटीमा में भी देख रहे हैं। तो कई लोग इस तरीके की आशंका जता रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बनाती है खटीमा में, तो कहीं किसको फायदा होगा। यह सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, मेरे को भी कई लोगों ने यह सवाल पूछा है। तो मैं ये खुलासा कर रहा हूं कि तीसरी ताकत खटीमा में हमेशा से ही सक्रिय रही है। 2017 में अगर 29,000 वोट बीजेपी को मिले थे, तो करीबन 50,000 वोट विपक्ष को मिले थे। तो मामला बहुत आसान बीजेपी के लिए ना 2012 में था ना 2017 में था। और 2022 के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या दूसरे निर्दलीय या तमाम और शक्तियां मिलकर आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाती हैं, तो समीकरण लगभग वही होगा जो 2017 के आसपास रहा था, क्योंकि बीएसपी और इंडिपेंडेंट अच्छे खासी टक्कर में थे। बीएसपी को 22% वोट 2017 में मिले थे। तो ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। तो आम आदमी पार्टी के एसएस कलेर साहब या आम आदमी पार्टी अगर खटीमा से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही है, तो उनका ये आकलन बिल्कुल स्पष्ट होगा कि खटीमा में एक तीसरी पार्टी या तीसरी शक्ति की आवश्यकता 2012 और 2017 में भी वहां के लोगों को दिखाई दी थी। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में मुकाबला दूसरी पार्टियों के बीच में भी हुआ था। और उत्तराखंड में आमतौर पर जो टक्कर रही है वो या तो बीजेपी या कांग्रेस के बीच में रही है, लेकिन खटीमा एक ऐसी सीट है जहां पर एसपी और बीएसपी का भी अच्छा खासा जनाधार दिखाई दिया है। एसपी का जनाधार थोड़ा सा कम हुआ है, बीएसपी का जनाधार कितना कम हुआ होगा, आम आदमी पार्टी ऐसे वोटर्स को अपने पक्ष में किस कदर ला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले दिनों में खटीमा विधानसभा सीट पर किस तरीके की और रणनीति पार्टियां बनाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।